देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार रहा पिछला हफ्ता और लगातार 6 दिन भारतीय बाजार मजबूती के साथ तेजी में बंद 8,200 के पार। और अब ये हफ्ता है बेहद अहम क्योंकि वायदा कारोबार की होनी है एक्सपायरी। क्या यही मोमेंटम तेजी का बरकरार रहेगा? क्या यहां से भी हम और आगे बढ़ पाएंगे? और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि पिछला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग, लगातार हायर ग्राउंड पर मार्केट टिकता हुआ दिखाई दे और 8224 पर पिछले हफ्ते की समाप्ति देखने को मिली। इस हफ्ते अनिल हायर ग्राउंड कितना ऊपर रहेगा? क्या हम फिर से 8500 एंड बियॉन्ड के बारे में सोच सकते हैं पिछले हफ्ते के मोमेंटम को देख? बिल्कुल। और हर्षिता, पिछले हफ्ते जब आप छुट्टी पर थी और आप अपनी बर्थडे मना रही थी, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड विशेष। लेकिन जब आप बर्थडे मना रही थी तो हम यहाँ पर बाजार में तेजी करने की कोशिश कर रहे थे। सेलिब्रेशंस, बिल्कुल सेलिब्रेशंस यहाँ पर भी थे। और खास बात यह कि जिस तरह से बाजारों ने लोअर लेवल से रिबाउंड दिया और काफी अच्छी तेजी हुई, ब्रॉड बेस्ड रैली होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का पार्टिसिपेशन आ रहा है। बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये वॉल्यूम्स के साथ होती हुई दिख रही है। ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। और सबसे कहीं कहीं अब ये मानकर चल रहा है बाजार के इस लिहाज से 8,000 के नीचे की जो डाउन साइड रिस्क खुलने की दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हमने 3 बार 8,000 के नीचे के लेवल टेस्ट किए 7,950 के आसपास के। तो अगर शायद 8,000 के नीचे की क्लोजिंग और होती नजर आती तो आपके लिए रिस्क नीचे की खुलती हुई दिखती थी। तो कहीं कहीं एक बढ़िया संकेत आता हुआ दिखा। सारी नेगेटिव खबरों के बीच में बाजार होल्ड करने में कामयाब रहे। और अब चूंकि संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो दुनिया भर के बाजारों से हो, चाहे हमारे लोकल फैक्टर्स हो, मानसून को लेकर जो बड़ी चिंताएं थी वो कम होती हुई दिख रही है। और उस लिहाज से जब एक्सपायरी के हफ्ते में हम आज से जा रहे हैं तो संकेत काफी बेहतर है। और उन संकेतों के दम पर माना जा सकता है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो कि भारतीय बाजारों के मोमेंटम को डिस्टर्ब करे। और एक और अच्छी बात है पिछले हफ्ते रही वो ये कि बाजार में किसी भी दिन बड़ा भारी भरकम जोश दिखाया हो वैसा नहीं। जो बढ़ने की स्पीड है, 6 ट्रेडिंग सेशन में आप लोअर लेवल से 250-300 पॉइंट चढ़े हैं, तो जो 50-50 पॉइंट हर रोज बढ़ने की जो बाजार की टेंडेंसी है वो काफी बेहतर है। तो आप बड़ी उछाल नहीं देख रहे जिससे कि बड़ी गिरावट का डर बने। और अब शायद मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखे कि अब तक शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा मिला है वो डिलीवरी बेस्ड खरीदारी में भी बदलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल एक्सपायरी के हफ्ते में हम काफी मजबूती के साथ एंटर करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर मजबूत शुरुआत डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर से क्या संकेत मिल रहा है? खासतौर से ग्रीस की जो टेंशन है वो कितनी ईज होती हुई दिखाई दे रही है? आशीष हमारे साथ हैं पूरे अपडेट के साथ। आशीष, बताइए क्या हाल है अमेरिकी बाजारों का और कॉस्ट ग्लोबल मार्केट का? बड़े तक डेवलपमेंट से रिपोर्ट करने के लिए, जहां तक अमेरिकन मार्केट की फ्राइडे की बात है, कमजोर सेशन था। 1/3 से आधे % के आसपास ही कमजोरी के साथ ये मार्केट्स क्लोज हुए। दिन के लोज के आसपास जाके आपको याद होगा थर्सडे को नैस्डैक अपने सबसे उच्चतम स्तरों पर था, वहां से ये प्रेशर आया है। 2 रीजन प्रेशर्स के थे। एक तो जो एक्सपायरी रिलेटेड नर्वसनेस थी वो ऑब्वियस थी, और दूसरा सबसे बड़ी इशू तो इस समय ग्लोबल मार्केट्स के लिए वो ग्रीस का है। ग्रीस पूरी तरह से फोकस में था, लाइमलाइट में था। और क्यों फोकस में है? ध्यान रखें, अगले हफ्ते मंगलवार को यानी कि 30 जून ग्रीस को 1.5-1.6 बिलियन यूरोज का रीपेमेंट करना है IMF को। और वो जैसे डेट्स पास आ रही हैं वो नर्वसनेस बढ़ रही है, क्योंकि ग्रीस के लेकर अब तक सहमति और डील अब तक क्लॉक नहीं हुई, जिसके चलते 7-7.5 बिलियन यूरोज रिलीज करेगा यूरोपियन यूनियन ग्रीस के लिए। अब इस बीच खबरें आई कि आज आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन की एक समिट होने वाली, यूरोपियन ऑफिशियल्स की एक समिट होने वाली है, जिसमें ग्रीस पूरी तरह से फोकस में होगा और उसे इमरजेंसी समिट कहा जा रहा है। तो दिक्कतें उस लिहाज से काफी प्रोफाउंड है। फ्राइडे को खबरें आई थी कि ग्रीस के जो तमाम बैंक्स हैं उसमें से लार्ज डिपॉजिट आउटफ्लोज हो रहे हैं। वहां के जो तमाम लोग हैं पैसा निकाल रहे हैं बैंक से। इनफैक्ट फ्राइडे को 1.2 बिलियन यूरोज के आसपास पैसा निकाला गया था। उसके बाद अच्छी खबर आई कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने इमरजेंसी फंडिंग बढ़ा दी है जो ग्रीस को देता था वो, ताकि उनके बैंक कोप अप कर सके इस कैपिटल आउटफ्लोज के चलते। तो वो इमरजेंसी फंडिंग बढ़ाई गई थी। और इस बीच ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट भी आया था फ्राइडे को ही कि यूरोप सिक्योर है, यूरोजोन सिक्योर है, ग्रीस को कुछ नहीं होगा। सबसे इंटरेस्टिंग था, लगातार सवाल भी उठा रहे थे कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, यानी कि कौन पहले नरम पड़ता हुआ नजर आएगा। और रविवार को यानी कि कल खबरें आई कि पहला स्टेप ग्रीस ने ले लिया है, ग्रीस नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि ग्रीक का जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने एक रिफॉर्म्स पैकेज, एक नया रिफॉर्म पैकेज जो तमाम क्रेडिटर्स हैं, फॉरेन क्रेडिटर्स, उनको संडे को भिजवाया है। वो दिखा रहा है कि शायद 11th आवर कंसेशंस के लिए अब ग्रीस तैयार हो गया है, शायद सहमति के लिए अब नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस
रिफॉर्म पैकेज की बात फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब ने कंफर्म करी है। हालांकि मैं स्टेटमेंट्स पढ़ा था ईयू के डिप्लोमैट्स के, उनका कहना है कि अब तक उनके पास ये नया रिफॉर्म पैकेज नहीं आया है, लेकिन क्या है इस पैकेज में उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कितना नरम पड़ा है वो स्पेंडिंग कट्स को लेकर, टैक्स हाइक्स कितना बढ़ाएगी ग्रीस नए रिफॉर्म पैकेज में, इस पर क्लैरिटी नहीं है। पर क्लैरिटी इस बात की है कि एक रे ऑफ होप जाग गया है कि शायद ग्रीस की डील फाइनली क्लॉक होती हुई नजर आएगी। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस खबर पर रिएक्शन नहीं था, उसके बावजूद यूरोपियन मार्केट ध्यान रखें ऑलमोस्ट हरे निशान के साथ ज्यादातर मार्केट ट्रेड करते, सिर्फ जर्मनी को हटाकर। जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है इस कल के संडे के डेवलपमेंट पर, वो है एशियाई पैक। आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ ध्यान रखिए। चीन के बाजार आज बंद है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि लगातार शायद 7वां स्ट्रेट सेशन होगा जब भारतीय बाजार हरे निशान के साथ शायद आपको कामकाज करते हुए नजर आए। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। लेकिन जो लाइमलाइट रहेगी वो ग्रीस पर ही रहेगी। अनिल, आज जो अहम बैठक होने वाली है उसमें जैसे खबरें आ रही और आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि ग्रीस ने फाइनली प्रस्ताव रखा है काफी समय बाद। क्या आपको लग रहा है लास्ट लेग ऑफ द एक्शन है और जल्द से जल्द मामला सुलझेगा और राहत मिलेगी? शायद हाँ, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। या तो अगर ये मामला सुलझना है तो 30 जून तक सुलझ जाए, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा बनेगी कि शायद अगले 6 महीनों तक ग्रीस का पेमेंट और डिफर कर दिया जाए, क्योंकि इस बात की संभावना ज्यादा बनती है कि ग्रीस को और वक्त देने के मूड में हो सकता है। लेकिन एक जो बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये होता दिखा है वो ये कि ग्रीस की तरफ से जो स्टैंड उनका जो रुख है वो नरम पड़ता हुआ दिख रहा है, वो बाजारों को पसंद आएगा। और उस लिहाज से हो सकता है अब इस तरह का सॉल्यूशन आता हुआ दिखे जो ग्रीस के एकदम फेवर में ना हो बल्कि पूरे के पूरे यूरोजोन के फेवर में हो। उस तरह की संभावनाएं अगर बनती हुई दिखती तो बाजारों को वो बेहद पसंद आएगा। और मुझे लगता है कि अगर एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुझान या रुख आता हुआ दिखा है तो उसी वजह से आता दिख रहा है। लेकिन कम से कम एक संकेत साफ तौर पर अब आता हुआ दिखा है। ग्रीस के संकट को लेकर जो चिंताएं हैं वो अब भी बरकरार है, लेकिन अब से लेकर 30 जून तक क्या आप भारतीय बाजारों के लिए या ग्लोबल मार्केट्स के लिए ग्रीस की तरफ से बड़े नेगेटिव संकेत आ सकते हैं? शायद नहीं। और उस लिहाज से हमें जो संकेत लेना है वो ये कि पिछले हफ्ते के जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखे हैं उसके बाद अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखे या न्यूज फ्लो न्यूट्रल से पॉजिटिव होता दिखे, जो कि दिख रहा है, तो फिर ऐसे में आपके लिए तेजी आगे बढ़ाने के लिए जो ग्लोबल मार्केट से आपको मदद चाहिए वो मिलती हुई दिख रही है और ये बेहतरीन संकेत है। तो ऐसे में मुझे लगता है ग्रीस के संकट को सुलझ लेना मानना ये शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन अब शायद उतना बुरा आउटकम न दिखे जो बाजार 2 हफ्ते पहले तक सोच रहा था कि ग्रीस बिल्कुल अड़ा हुआ है और अपने रुख में बदलाव नहीं करेगा। तो रुख में नरम पड़ना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट शायद बाजारों के लिहाज से माना जा सकता है। जी, और यही वजह है कि शायद हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में खासतौर से एशिया में आज थोड़ी सी रौनक बनी हुई है डिस्पाइट द फैक्ट कि शंघाई बंद है। लेकिन वायदे बाजार और एफआईआई डेटा की अगर बात करें अनिल, खासतौर से एफआईआई अब कैश मार्केट में हमने देखा लगभग 800 करोड़ की खरीदारी, उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी बड़े पैमाने पर पैसा लगाया है, तो फ्लो बस और बेहतर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बिकवाली का आंकड़ा जो लगातार हम कैश मार्केट में देख रहे थे वहां पर अब धीमे धीमे कमी आती हुई दिख रही है और दूसरी ओर डोमेस्टिक फंड्स की दमदार खरीदारी अब भी बरकरार है। आप देखिए 100 करोड़ की बिकवाली के सामने 450 करोड़ के आसपास की डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की। तो लंबा समय हो गया जब डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी एफआईज की बिकवाली से कहीं ज्यादा, और अल्टीमेटली बाजार फ्लोज पर चलता है। अगर फ्लोज बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से नेट पॉजिटिव तो ये काफी अच्छे संकेत है, और वो भी तब जबकि वायदा कारोबार के आंकड़ों को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो एफआईज की तरफ से कहीं कोई नेगेटिव आंकड़े हैं नहीं। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में भी एफआईज ने महज 150 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और वो भी अपनी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कम की है, लॉन्ग पोजीशन कम की है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रेश पोजीशन ज्यादा बनती हुई दिखी है शॉर्ट साइड पर। जो कुछ भी उनकी लॉन्ग पोजीशन थी, निफ्टी चूंकि ऊपर आया तो थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी पोजीशन कम किया है और बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 900 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा बेहद दमदार है और जो पहले स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज की तरफ से शॉर्ट थे वहां पर दमदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है एफआईज की तरफ से। तो अगर आप 100 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली को 900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी के सामने लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी दमदार खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिख रही है। तो आंकड़ों को पूरी तरह से मिला के देखे बड़े पॉजिटिव आंकड़े नजर आएंगे। अब आइए ऑप्शंस के आंकड़े। 756 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं एफआईज ने और अब इंटरेस्टिंग बात है कि ऑप्शंस में जो खरीदारी होती दिखी वो कॉल ऑप्शंस में होती हुई दिखी है और ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि कॉल ऑप्शन एफआईज तब खरीदते हैं जब उन्हें अब से लेकर एक्सपायरी तक और बाजार के ऊपर जाने की उम्मीद हो, और ये उम्मीद पहली बार इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि शुक्रवार के सेशन में इन आंकड़ों में देखी कि फ्रेश बाइंग कॉल्स में होती हुई दिख रही है। अदरवाइज एफआईज करते ये थे कि अगर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स अपने कवर किए भी हैं तो पुट ऑप्शन खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करते थे। तो पहला संकेत एफआईज की तरफ से शुक्रवार के सेशन में आता हुआ दिखा कि वो इस सीरीज के
एक्सपायरी को लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं और उन्हें यहां से भी अपसाइड दिख रही है और उस लिहाज से कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है आंकड़ों के दम पर कम से कम मैं ये आज ज्यादा कॉन्फिडेंटली और इस सीरीज में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि इस सीरीज में इससे बेहतर, इससे पॉजिटिव आंकड़े नजर नहीं आए। भले 100 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिख रहा है, तब भी आप स्टॉक फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ मिलाकर देखें, ऑप्शंस के साथ मिलाकर देखें, तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एफआईएस का मूड धीरे धीरे बाजारों पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अरे लेकिन वायदे बाजार में किस तरह का एक्शन आपको लग रहा है इस हफ्ते और भी बढ़ेगा? कंसिडरिंग एक्सपायरी है, कितना हायर ग्राउंड, किस तरह की पोजीशंस लोगों ने ले रखी है? मुझे लगता है कि अब भी अपसाइड बाकी है। ज्यादातर वायदा कारोबार के आंकड़े पॉजिटिव साइड पर इशारा कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 1.5 करोड़ शेयर नए जुड़ते हुए दिखे, ओपन इंटरेस्ट में काफी लॉन्ग्स बनते हुए दिखे, ट्रेडर्स की तरफ से भी ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन अब स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी यहां पर 1 लाख शेयर कम हुए और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बनी है और थोड़ी बहुत एफआईएस की तरफ से वहां पर अपनी पोजीशंस कम होती हुई नजर आई। निफ्टी में भी 8 लाख शेयर कम होते हुए दिखे और यहां पर भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखी है। यूं कहें कि लॉन्ग पोजीशन जो तेजी की पोजीशन थी वो कम होती हुई दिखी है। अब इन आंकड़ों में ऐसा देखा जाए तो आपको ये नजर आएगा साफ तौर पर पोजीशंस कम होती हुई दिख रही, लेकिन नेगेटिव एक ही है कि अब भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती नजर नहीं आ रही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये एक चिंता की बात है जो नेगेटिव साइड पर है। दूसरा नेगेटिव साइड पर जो एक इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है वो है पुट कॉल रेशियो का। 1.04 पर पुट कॉल रेशियो पहुंचा है। इस सीरीज का हाईएस्ट लेवल है पुट कॉल रेशियो के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुट कॉल रेशियो आपको ओवरबॉट हो चुका है। जनरली आप 1.1 के ऊपर जाएंगे तो चिंता करने की बात है, या 0.9 के नीचे आएंगे तो आपको चिंता करने की बात है। 0.9 से लेकर 1.1 पुट कॉल रेशियो की वो रेंज है जो आप ये कह सकते हैं कि बाजार किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन फिर भी एक बात समझनी होगी, काफी कुछ शॉर्ट्स कवर हो चुकी है जो पुट कॉल रेशियो में साफ तौर पर बता रहा है। और खासतौर से जब भी आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है शुक्रवार को। जो 17 पॉइंट के डिस्काउंट पर हमने गुरुवार को निफ्टी फ्यूचर्स को देखा था वो 13 पॉइंट के प्रीमियम पर, यानी कि 30 पॉइंट का फर्क सिर्फ प्रीमियम में होता हुआ दिखा है और ये बड़ा फर्क है। ये बता रहा है कि काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है और चूंकि अब आप एक्सपायरी के हफ्ते में तो आपको जो शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक वो कम हो चुका है। अब जो लेवल्स अहम है, जो ऑप्शंस में एक्टिविटी दिख रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन में आप देखिए पुट ऑप्शन में 50 लाख शेयर एक ही दिन में नए ऐड होते हुए दिखे। इसका मतलब यह कि जमकर तेजी की पोजीशन ऑप्शंस में बनती हुई दिख रही है। लोग पुट बेचकर प्रीमियम कमाने के मूड में एक्सपायरी के हफ्ते में। वहीं कॉल्स में 12 लाख शेयर कम होते हुए दिख रहे हैं। एक और बड़ा पॉजिटिव जो होता दिखा है वो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जो 8300 के लेवल पर बना हुआ था वो शिफ्ट होकर 8500 पर अब चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाजार में अब से लेकर एक्सपायरी तक और अपसाइड 100 से 200 पॉइंट की खुलती हुई नजर आ रही है। ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार की ट्रेडिंग रेंज धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से आज के सेशन में सबसे अहम लेवल क्या है? वो लेवल है 8200 का। और अहम इसलिए है, आप 8200 के लेवल पर देखिए शुक्रवार को 20 लाख शेयर पुट में नए जुड़े हैं और सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर किसी एक दिन में यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है पूरी सीरीज में। इसका मतलब साफ है कि बाजार अब आज 8200 को आसानी से तोड़ेगा नहीं और 8200 अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम आपके लिए करता हुआ नजर आएगा अब से लेकर एक्सपायरी तक। और जिस तरह से एक मजबूत शुरुआत के संकेत हैं, कुछ और गेंस बनते हुए दिखे तो फिर 8200 के नीचे की रिस्क काफी कम होती हुई दिखती है। तो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो बाजार में तब उतरते हैं जब उन्हें यह पता हो कि मेरी डाउन साइड रिस्क क्या है। और जब आपकी डाउन साइड रिस्क 8175 8200 के आसपास दिख रही हो और अपसाइड आपको 8500 तक की दिखती हो तो फिर एक तेजी की संभावना ज्यादा बनती हुई दिखती है। तो वायदा कारोबार के आंकड़े उस लिहाज से बेहद पॉजिटिव दिख रहे हैं। नेगेटिव एक ही है कि प्रीमियम काफी बढ़ चुकी है और पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे डेटा वायदा कारोबार के दिखा रहे हैं काफी मजबूत है। तो यहाँ पर रुझान जो है तेजी की ओर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे ढेर सारे जानकारों से। बाजार खुलने से पहले सीएनबीसी आवाज की सबसे बड़ी कवरेज होगी मार्केट्स पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं 9:30 बजे। खासतौर से हम बात करेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट संदीप सबरवाल से और साथ ही बाजार में यहां से आगे कौन से शेयर आपको अच्छे रिटर्न दिलाएंगे ये भी हम आपके लेकर आएंगे। 9:40 पर हमारे साथ होंगे निर्मल बंग इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा। लेकिन आज शुरुआती कारोबार कैसा रहेगा और आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए मार्केट खुलने से पहले? अनिल, क्या सलाह हो? इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार अब भी मजबूती के साथ रहेगा और फिलहाल कोई संकेत ऐसा हजदा नहीं दिख रहा जो ये कहे कि बाजार यू टर्न ले सकता है या बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर हो सकता है, हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल से करेक्ट होने की कोशिश करें। इंट्राडे में डिप्स मिले, लेकिन मुझे लगता है वो डिप्स खरीदी जाएंगे। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं
या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस और सपोर्ट की रेंज जो निकल कर आ रही है वो 8175 से लेकर 8200 है। जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इस रेंज के टूटने की संभावना आज कम से कम फर्स्ट हाफ में तो नजर नहीं आती। 8175 8200 आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब अपसाइड कितनी बनती यही आपको देखना है और अपसाइड के लिए पहले लेवल पर जिस पर मेरी नजर है वो है 8275 से लेकर 8300। ये ऐसी रेंज है जहां पर शायद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, लेकिन जैसे आपने 8300 को डिसिसिवली पार किया उसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश की और वैसे हो ये रहा है कि हर रोज बाजार एक 100 पॉइंट के लेवल को डिसिसिवली पार कर रहा है। हमेशा उस लेवल के थोड़ा नीचे क्लोज देता है और नेक्स्ट डे उसके ऊपर निकलकर आराम से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वैसे ही हमने 8100 पर देखा, 8200 पर देखा और हो सकता है 8300 पर भी ये हो कि आज आप 8300 को पार ना भी कर पाए, 8275 8300 की रेंज में आप वहां जाकर रुके भी, लेकिन फिर उसके बावजूद संभावनाएं बनती कि आप 8300 को इस एक्सपायरी के पहले पार करेंगे। लेकिन 8300 के पार होते फिर निफ्टी पर 100 से 200 पॉइंट की तेजी की गुंजाइश एक्सपायरी के पहले ही बन सकती है। ये संभावना साफ तौर पर दिख रही। तो अब भी मूड काफी अपबीट है, तेजी को राइड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाएं और ऐसा लग रहा है जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है हो सकता है आपको ब्रॉड बेस्ड रैली आती हुई दिखे। पिछला हफ्ता पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम था जिसने बाजार की मजबूती को लीड किया 12% से ज्यादा के गेंस के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है अब ब्रॉड बेस्ड रैली आने की संभावना है। जिस तरह से मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है हो सकता है बैंकिंग शेयर अब आपको लीडरशिप देने की कोशिश करे रेट कट की उम्मीद में कि अच्छा मॉनसून है, ग्रीस का संकट सुलझता हुआ दिख रहा है, डेटा मजबूत है, आईटी शेयरों से थोड़ा आपको सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। तो अब शायद ब्रॉडर रैली आती हुई दिखेगी और ऐसे में मुझे लगता है निफ्टी और सेंसेक्स के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपको बेहतरीन ट्रेडिंग का मौका देंगे और वहां पर भी ट्रेडर्स का फोकस पूरा होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड रैली के लिए तैयार रहिएगा, यानी कि चौतरफा खरीदारी सिर्फ दिग्गज ही नहीं छोटे मझौले शहरों में भी आज पूरा एक्शन दिखेगा। एसटीएक्स निफ्टी ब्रेक में जाते जाते आपकी स्क्रीन पर 20 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि वो कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारी टीम लेकर आएगी टॉप 10 स्टॉक्स ब्रेक के बाद। और इस वीकेंड पर ढेर सारी खबरें आई और उनके दम पर स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। आज के टॉप 10 स्टॉक्स लेकर हमारे साथ हर्षदा तो है ही और उनके साथ जुड़ रही हैं नियति, सोनम मेहता, पूजा त्रिपाठी और वरुण दुबे। शुरुआत पूजा आपके साथ जी, लेकिन शुरुआत करने से पहले क्योंकि कल फादर्स डे था तो उस उपलक्ष्य पे मैंने आपको विश करना चाहूंगी हैप्पी फादर्स डे, बिलेटेड हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, एनी काइंड ऑफ विशेस आर मोस्ट वेलकम। तो अब चालू करते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज के साथ पे। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का काउंटर आज रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर प्रमोटर से 538 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी ने शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है, जिसमें कि आधी रकम 290 करोड़ रुपए कंपनी वारंट्स के जरिए जुटाएगी और कंपनी 67 रुपए प्रति शेयर पर ये निवेश करेगी। फ्राइडे को क्लोजिंग हम आपको बताते हैं कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे 59% ज्यादा पर ये इशू किया जाएगा। लेकिन बिग बॉयज में लुपिन और टाटा पावर रडार पर रहेंगे। याद रखिए आज वो बड़ा बदलाव सेंसेक्स में होने वाला है जहां पर टाटा पावर बाहर निकलेगा और इसकी जगह लेगा लुपिन का शेयर। एक महीने से हमने देखा ये खबर आ चुकी थी और स्टॉक्स में लुपिन करीब 5% भागा है, वहीं टाटा पावर में उतनी ही करेक्शन देखने को मिली है। टाटा स्टील के लिए एक पॉजिटिव दिन, यूके की यूनियन ने यहाँ पे स्ट्राइक वापस ले लिया है। इन्होंने नया प्रस्ताव दिया था पेंशन प्लान का जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और आज की जो एक दिन की हड़ताल थी वो टाल दी गई है। दो फार्मा काउंटर्स रडार पर रहेंगे, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और वोकहार्ट फार्मा। डॉक्टर रेड्डी इसलिए क्योंकि उसने लॉन्च कर लिया है ट्रूथ को इंडिया में। ये पहला हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट है जो ओवर द काउंटर बेचा जाएगा। इसका मतलब कंपनी डायरेक्टली इसको कंज्यूमर्स को बेच सकती है, इसको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। साथ ही कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स आया है जो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, जहां पर कंपनी 18 नए ड्रग एप्लीकेशन पर काम कर रही है। 3 ऑलरेडी एनडीएस को कंपनी ने फाइल कर दिया है यूएस एफडीए में और 2 ऐसे ड्रग्स है जो 2018 से पहले अप्रूवल्स भी मिलते हुए दिखाई देंगे। तो काम जोरों शोरों से चल रहा है, नए ड्रग्स फास्ट ट्रैक पर है। वोकहार्ट के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि दर्द की दवा ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड के लिए कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। वही ओबेरॉय रियल्टी का काउंटर आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि फ्राइडे को इस कंपनी की एक बोर्ड बैठक थी और बोर्ड ने दरअसल अपनी बैठक में अर्नाडा इन्वेस्टमेंट जो कि तेमासेक होल्डिंग की एक इनडायरेक्ट सब्सिडरी है उन्हें 1 करोड़ 10 लाख शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। 295 रुपए प्रति शेयर के भाव पे ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा और इस पूरे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से कंपनी करीब 324 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।
जयप्रकाश एसोसिएट्स और हाइडेलबर्ग सीमेंट आपके रडार पे होना चाहिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में अपने सीमेंट प्लांट्स का डाइवेस्टमेंट करने के बाद अब एक और सीमेंट प्लांट ही डाइवेस्ट करने वाले हैं। जेपी एसोसिएट्स अपने सिकंदराबाद, ये उत्तर प्रदेश में एक प्लांट है, इसमें एक डाइवेस्टमेंट करेगा और हाइडेलबर्ग सीमेंट इसको खरीदने की फिराक में है। 1 मिलियन टन सालाना इसकी क्षमता है और ये 500 करोड़ रुपए में डील होती हुई नजर आ सकती है। इन्फोसिस क्रिसिल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। यहाँ पर एक स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एचपीबी क्रोटिया ने इन्फोसिस के साथ डील की है, एक बेहतर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन्फोसिस के साथ डील करते हुए नजर आई है। इसके अलावा क्रिसिल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर शेयर धारकों ने 2310 रुपए प्रति शेयर पर 102 करोड़ के शेयर बायबैक करने की मंजूरी मांगी है। वही एनटीपीसी ने ओडिशा में अपना जो गजमारा का 1600 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट था, उसके डेवलपमेंट को हाल फिलहाल टाल दिया है। दरअसल अब तक इस पावर प्रोजेक्ट के लिए कोई पीपीए साइन नहीं किया गया था ओडिशा सरकार के साथ। इसके साथ ही साथ अब तक कोई कोल लिंकेज भी नहीं था इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ एनटीपीसी का यह भी कहना है कि फिलहाल उनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं जिनको उन्हें डेवलप करना बाकी है। इसके लिए वो फिलहाल कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का जो 1600 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट जो था वो अब बैक बर्नर में जाता हुआ नजर आ रहा है। और मर्क की सब्सिडरी फुलफोर्ड इंडिया रेडार पर रहेगी। याद रखिए, मर्क इसके लिए एक ओपन ऑफर लेकर आ रही थी 1150 करोड़ का। डीलिस्टिंग की प्रोसेस यहां पर अटकती हुई दिखाई दे रही है। फुलफोर्ड की वो स्टॉक रहेगा रेडार पर क्योंकि प्रमोटर्स ने कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर वाले लेटर्स जारी नहीं किए हैं और बीएसई ने इनफैक्ट कंपनी के प्रमोटर्स जो डैशटैग है उनको कहा था कि वो सेबी को लिखें और इस पर एक एग्जेम्पशन ले। वो नहीं हुआ है, उन्होंने डीलिस्टिंग नॉर्म से कंप्लाई नहीं किया है, तो इसीलिए मामला अटकता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक फोकस में जो रहेगा वो फुलफोर्ड इंडिया और साथ ही साथ मर्क का भी रहेगा। और फाइनली 2 फंड एक्शंस पर नजर कर लेते हैं। डिश टीवी में एक बड़ा सौदा हुआ था जहां पे अपोलो इंडिया प्राइवेट इक्विटी मॉरिशस ने कंपनी के 4,69,00,000 शेयर्स बेच दिए थे। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में वही सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने कंपनी के 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 103 रुपए 65 पैसे प्रति शेयर पर। वही आयशर मोटर्स लिमिटेड में भी फंड एक्शन हुआ है जहां पर वैनगार्ड ग्रुप आईएनसी ने यहां पर कंपनी के लगभग 1.5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 19,676 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर पर। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों के दम पर रहने वाला है एक्शन, और वो एक्शन आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए, इन सारे शेयरों में जानेंगे। एक्सपर्ट्स की राय एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति तकनीकी राय लेंगे हम manasjaiswal.com के मानस जायसवाल से, और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर, आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मानस, क्या कह रहे हैं, चार्ट्स एक दमदार क्लोजिंग पिछले हफ्ते के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर होती हुई दिखी 8,200 के पार। क्या लगता है एक्सपायरी के हफ्ते में और तेजी की संभावना है? अब बाजार का क्या बेस ऊपर की तरफ कहीं शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है और निफ्टी में और कितनी अपसाइड बाकी है, कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, ये सही है कि फ्राइडे को निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, 8200 को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बट नॉर्मली जब हम कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं और स्पेशली जब 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करते हैं तो हमें वहां 2 चीज ध्यान रखनी होती है कि वहां पर वॉल्यूम्स आना जरूरी होता है। अगर वॉल्यूम्स आते हैं तब तो ये समझ में आता है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। और दूसरी चीज होती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवर में होता है, काफी पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों चीजें फ्राइडे के सेशन में तो नहीं देखने को मिली। ना वॉल्यूम्स बहुत बेहतर थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, और ना ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ज्यादा बुल्स के फेवर में था। अगर आपको याद हो तो मई की स्टार्टिंग में भी एक ऐसा ही इवेंट हुआ था जब आई थिंक 6 मई को 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट गिर गया था, वहां पर वॉल्यूम्स अच्छे थे। उसके बाद 2 दिन बाद ही 8 नवंबर को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी निकला था, बट ना वहां पर वॉल्यूम्स अच्छे थे, ना एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा था। उसके बाद वहां से थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली, बट अल्टीमेटली 8400 के आसपास आने के बाद मार्केट थकने लगा और फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। इसलिए मैं समझता हूं कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, इसका मीनिंग केवल इतना है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स रख सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, बट बहुत ज्यादा बड़े मूव की उम्मीद अभी तो नहीं करनी चाहिए। मैं समझता ये हूं कि हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 8280 और 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 8348 है,
इस जगह के आसपास कहीं निफ्टी जाएगा। और पॉइंट ये है कि उसके आसपास ही 8375 के आसपास एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि आप अगर जितने टॉप 9119 से टॉप बने हैं उसके अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसको कनेक्ट करते हुए जितने भी टॉप्स बने थे, तो वहां पर उसका वैल्यू करीब करीब 8375 और 8400 के आसपास आता है। तो हम इस रैली को केवल इतना समझ सकते हैं कि शायद हमें यहां से रिकवरी थोड़ी और देखने को मिलेगी, 8400 तक रैली जा सकती है। और अपने स्टॉप लॉसेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर लगाएं, क्योंकि अगर इस बार 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो उम्मीद बहुत ज्यादा होगी कि जो रीसेंट लो बना है, जैसा कि मई में हुआ था, एग्जैक्टली वैसे ही रिपीटेशन हो सकता है कि फिर से अब जो रीसेंट लो बने हैं वो ब्रेक करे। तो कॉशियस रहना चाहिए हायर लेवल्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं और बहुत बड़े मूव की उम्मीद ना करें। मानस, जो आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की राय दे रहे हैं, वो लेवल क्या है? 8400 तक की अपसाइड को ट्रेड करने के लिए कहां स्टॉप लॉस रखना चाहिए? देखिए, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज का वैल्यू देखें तो वो आता है 8193। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपका 8190 होना चाहिए, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज हम नॉर्मली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करते हैं, ना कि इंट्राडे सेशन में, क्योंकि इंट्राडे सेशन में ऐसा हो सकता है कि वायलेट करे, बट अगर क्लोजिंग उसके ऊपर आएगी तो ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा मार्केट का। तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग बनाने हैं या आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो अपना स्टॉप लॉस 8190 के नीचे जरूर रखें। वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 8190 पर स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट मानस कह रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते, जैसे अनिल भी पहले मेंशन कर रहे थे, अविनाश की हेवी वेट्स ने ही मार्केट को लीड किया था। कंस्ट्रेनिंग एक्सपायरी का हफ्ता है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कितना बड़ा मौका मिलेगा लोगों को छोटे मझौले शहरों में भी पैसे कमाने का? क्या टाइम आ गया है कि आप फोकस थोड़ा सा और बढ़ाएं, बड़े शहरों से अब छोटे मझौले स्टॉक्स में भी पैसा लगाएं? मैं समझता हूं कि सिलेक्टिवली हर्षदा डेफिनेटली मिड कैप्स में डेफिनेटली एक्शन रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से मूवमेंट मार्केट्स का रहेगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स 6 दिन लगातार बढ़ने के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले, क्योंकि ग्रीस का इवेंट है वो इस हफ्ते FNO एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। आई थिंक हालांकि एटलीस्ट 50% ग्रीस की जो वरीज है वो डिस्काउंट हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि अगर ग्रीस का नेगेटिव न्यूज फ्लो अगर मार्केट्स में आता है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। मुझे लग रहा है मान तो लिया है लोगों ने, अगर डिफॉल्ट करते भी हैं तो ज्यादा फ्लोज क्या भारत से जाएंगे बाहर? आई थिंक क्लियरली जब तक FIs का रवैया पॉजिटिव नहीं होता है, मेरे ख्याल से ये पूरी 6 दिन की रैली में हमने देखा है कि FIs हैव कंटिन्यूड टू बी नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से क्लियरली इतना सही, मेरे ख्याल से इतना शायद नेगेटिव ना हो ऑन द मार्केट्स, बट क्लियरली FI का जो आउटलुक है वो अभी भी नेगेटिव है। और जब तक ये रहता है, मेरे ख्याल से मार्केट्स में ऊपरी लेवल पे शायद 8300 कैन बी अ बिग रेजिस्टेंस, और मार्केट्स क्लियरली FNO एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी वॉलेटिलिटी दिखाएगा। ओके, तो उतार चढ़ाव की उम्मीद यहां से की जा सकती है लगातार 6 दिनों की मजबूती के बाद। ये राय आते हुए अविनाश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। नजर हो गया इस वक्त की हेडलाइंस पर और साथ ही बताएंगे बाजार के लिए इस एक्सपायरी के हफ्ते में कौन से हैं वो बड़े सवाल जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर, उनके लिए जवाब भी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस से थोड़ी राहत। ग्रीस ने आपात बैठक में पहले पेमेंट का प्रस्ताव रखा। एशियाई बाजारों में इसके चलते तेजी। जापान का बाजार 0.5% ऊपर। SGX निफ्टी में मामूली तेजी, लेकिन चीन के बाजार आज बंद। सेंसेक्स में आज से बड़े बदलाव। आज से टाटा पावर को किया जाएगा बाहर और शामिल होगा ल्यूपिन। टाटा स्टील के लिए एक बड़ी राहत। संशोधित सैलरी पेंशन स्कीम पर राजी हुई यूके यूनियन। आज से शुरू होने वाली हड़ताल 1 दिन के लिए टली। और आज दोपहर 3:30 बजे इंफोसिस की होगी AGM। CEO विशाल सिक्का देंगे पूरे साल के कामकाज का ब्यौरा। और कॉफी चेन CCD की शेयर बाजार में उतरने की तैयारी। आज दे सकती है IPO की अर्जी। IPO से 1600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और अब लिक्विड फंड्स में सिर्फ एक रात के लिए लगाएं पैसा। NSE आज लॉन्च करेगी ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी।
सुबह 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कर सकेंगे निवेश। और बाजार के लिए इस वक्त कौन से हैं वो बड़े सवाल जो 6 दिनों की तेजी के बाद उठ रहे हैं और एक्सपायरी के हफ्ते में खास तौर पर, इन सबको लेकर हमारे साथ हैं हर्षदा। बताइए कौन से सवाल हैं आज बड़े अहम। अनिल, शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के सबसे बड़े क्यू से ही। जैसे हम बता रहे हैं, हमारे जानकारों से भी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि ग्रीस का संकट सुलझने की पूरी उम्मीद है। ऑफकोर्स वो आपातकालीन बैठक आज होने वाली है और उसके पहले ग्रीस ने एक प्रस्ताव दे दिया, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर आज मार्केट के लिए है। लेकिन अगर बाजार के लेवल्स पर ध्यान दें तो 8200 ये बन गया है एक बहुत बड़ा सपोर्ट। ऐसे पूरे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन एक्सपायरी के हफ्ते अब अगला जो लेवल है वो 8500 का रेडार पर रहेगा। तो उम्मीद यही है कि एक्सपायरी तक निफ्टी 8500 के लेवल्स तक पहुंच पाएगा या नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन लुपिन और टाटा पावर दोनों स्टॉक्स जिनमें आज एक्शन देखने को मिलेगा, कितनी और तेजी आप कर सकते हैं लुपिन में, और क्या टाटा पावर से एग्जिट करने का अब आपकी रणनीति होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम सेंसेक्स के ट्रेडर्स के लिए और साथ ही बाजार के ट्रेडर्स के लिए भी। तो ये दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी उम्मीद यहां पर उभर कर आ रही है वो है रेट कट की, क्योंकि मॉनसून की चाल काफी बेहतर होती हुई दिखाई दी है। तो अब शायद थोड़ा आश्वासन जरूर मिलेगा आरबीआई गवर्नर को और उम्मीद यही है कि रेट कट जल्द से जल्द आएगा। तो ये तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जो शायद बाजार के ट्रेंड को आज लीड करेंगे। बिल्कुल, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर बाजार की आज नजर होने वाली है। जो आखिरी पॉइंट हर्षदा आपने कहा, बेहतर मॉनसून से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है भारतीय बाजारों पर? मूड और माहौल तो बेहतर होता दिख ही रहा है, लेकिन अविनाश राय आपसे लेना चाहता हूं, क्या फिर ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ सके? क्योंकि शुक्रवार के सेशन में हमने देखा बैंकिंग शेयर 5 से 1% मजबूत हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले में पहली बार संकेत आता दिखा कि फिर से बैंक शेयरों में लीडरशिप आने की संभावना बन सकती है। और वीकेंड पर जिस तरह से मॉनसून और डेवलप होता हुआ दिखा है, क्या करना चाहिए? क्या खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर? आई थिंक अनिल जी, डेफिनेटली आई थिंक बोथ प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंकों में डेफिनेटली एक अपट्रेंड देखने को मिलेगी, क्योंकि आई थिंक जिस प्रकार का मानसून का प्रोग्रेस हो गया है वो मेरे ख्याल से उम्मीदों से काफी बेहतर है। इनफैक्ट क्लियरली नॉर्मल से बेहतर है और क्लियरली पैन इंडिया आई थिंक कवरेज है। तो मैं समझता हूं कि नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, इवन पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे शेयर जहां पे काफी पिटाई हो चुकी है, यहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है। हालांकि एसेट क्वालिटी अभी भी थोड़ी बहुत दबाव पीएसयू बैंकों में रहेगी, लेकिन सेंटिमेंट वाइज डेफिनेटली बैंकिंग में आने वाले 1-2 दिनों में अप ट्रेंड देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी लीडरशिप आ सकती है, लेकिन क्या मानस चार्ट पर भी ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही? क्योंकि अब तक तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ने कमजोर प्रदर्शन किया। अगर फिर शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के हफ्ते में और होनी है तो क्या फिर उसके लिए बैंकिंग शेयर ठीक है? और अगर चार्ट पर कोई एक शेयर, बैंकिंग शेयर, पीएसयू और प्राइवेट स्पेस से जो आपको दिखता हो कि यहां पर ओवरसोल्ड है चार्ट और एक शॉर्ट कवरिंग का मौका बन सकता है? देखिए, ये जरूर है कि जो मिड कैप पीएसयू बैंकिंग है वहां पर काफी गिरावट देखी गई थी पिछले दिनों, और जितने भी बैंक्स हैं वो ज्यादातर ओवरसोल्ड पोजीशन में दिखते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो केवल एक छोटे बाउंस बैक के लिए ट्रेड करें। अभी भी रिवर्सल पैटर्न्स वीकली या मंथली चार्ट पे मिड कैप पीएसयू बैंकिंग में नहीं देखने को मिले हैं। बट जिस तरह यूको बैंक ने क्लोजिंग दी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, तो एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पर आपके टारगेट करीब 62 के आसपास होंगे, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो यहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस 57.30 के नीचे जरूर लगाएं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर यूको बैंक में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो एक तेजी का मौका बन सकता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अब फोकस होगा वायदा कारोबार पर। हमारे साथ फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मुता भी जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे कि एक्सपायरी तक कितनी तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाकी और कैसे ट्रेड करें आप। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे थोड़ी सी अपनी बढ़त को कम करता हुआ दिखा है। जो 30 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हम एसजीएक्स निफ्टी में देख सकते हैं, अब महज 10-11 अंकों की बची। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय बाजार किस तरह से आगे खुलेगी। फिलहाल एशियाई बाजारों में मजबूती का माहौल। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर के डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मुता भी। आशीष, आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताएं, क्या एक्सपायरी तक
8,400 8,500 की तैयारी है। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जैसे लास्ट कुछ दिनों के डिस्कशन में हमने कहा कि 8,000 के ऊपर जो बाजार निकला ये काफी पॉजिटिव साइन है और 8,000 के आसपास एक बहुत मजबूत बेस बना हुआ है। ऑप्शंस के भी डेटा से अगर से देख रहे थे तो 8,000 के पुट्स पे बहुत एक जबरदस्त पोजीशंस का बिल्डअप था जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि अगर से 8,000 के लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक होते तो शायद एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। पर जिस तरह से 8,000 के लेवल्स को बाजार ने प्रोटेक्ट किया उसके बाद में एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे हमने लास्ट डिस्कशन किया था 8350 8400 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में शायद बाजार के अंदर में देखने को मिले। और जिस तरह से निफ्टी 8200 के लेवल्स को डिसाइसिवली होल्ड कर रही है, मैं समझता हूं 8180 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहिए और ऊपर में एक्सपेक्टेशन 8350 से 8400 तक के लेवल्स की नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है। 8500 नहीं तो 8400 पहले रेडार पर रहेगा और उसके बाद हम आगे की चाल देखेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे, सबसे पहले अविनाश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी लुपिन और टाटा पावर। मई 22 को अनाउंसमेंट हो गया था कि टाटा पावर की जगह लुपिन लेने वाला है, लेकिन अब कितनी और अग्रेसिव तेजी की जा सकती है स्टॉक में? वैसे भी काउंटर पिछले 1 महीने में 5 से 6% भाग चुका है लुपिन का। आई थिंक क्लियरली लुपिन की एंट्री डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए हर्षदा काफी अच्छी रहेगी क्योंकि टाटा पावर में हमने देखा था कि नॉर्मली वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं थे, वॉलेटिलिटी भी इस काउंटर में काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। मेरे ख्याल से लुपिन में अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था उनके एक्सपोर्ट मार्केट्स को देख के, लेकिन आई थिंक जिस प्रकार का मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है, जिस प्रकार की अर्निंग्स गाइडेंस इन्होंने दी है, मुझे लग रहा है कि मे बी नॉट इमीडिएटली बट क्लियरली इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स इसमें अच्छी अपसाइड आ सकती है। क्लियरली काउंटर एक फ्रंट लाइन फार्मा शेयर है और हमने देखा है कि लगातार बोथ फ्रॉम द डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स में इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो आई वुड से दैट ए ग्रुप में आना डेफिनेटली एक बड़ी बात है, लेकिन आई थिंक स्टॉक को चलने के लिए मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स शायद इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़े। बैंक निफ्टी में कहीं कोई बेहतर संकेत दिख रहे हैं आशीष? क्योंकि शुक्रवार को बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर मजबूत था निफ्टी और मिड कैप शेयरों के मुकाबले में, सेंसेक्स के मुकाबले में। क्या लगता है और कुछ लीडरशिप आ सकती है या फिर ट्रेंड बैंक निफ्टी में जो आजकल चल रहा है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाला, या एक दिन आउट परफॉर्मेंस एक दिन अंडर परफॉर्मेंस, कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी को? और कोई बैंकिंग स्टॉक जो अब से लेकर एक्सपायरी तक आप लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर ट्रेड करेंगे? देखिए अनिल जी, 17,500 काफी क्रिटिकल लेवल था जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कशन भी किया कि ये लेवल के ऊपर अगर से बैंक निफ्टी सस्टेन होगा तो ये शॉर्ट्स को मजबूर करेगा कि वो पोजीशंस को कवर करे, और जिसके चलते मुझे लगता है कि क्योंकि ये 17,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग दे चुका है तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग पुल बैक बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉसिबल है। 18,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट की जा सकते हैं। और जहां तक के स्टॉक्स की बात है तो मिड कैप PSU बैंक जो कि काफी गिर रहे थे उनके अंदर में एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा, पर एक अच्छा खासा अपसाइड मुझे लगता है SBI के अंदर में देखने को मिल सकता है जो कि 255 के ऊपर निकला है, जो कि काफी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था, और इसके ऊपर मुझे लगता है 268 270 तक की अपसाइड SBI में देखने को मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के अंदर में मुझे लगता है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन 2 स्टॉक्स के अंदर में काफी फोकस रहेगा और यहां से कम 3 से 4% की बढ़त शॉर्ट टर्म में इन दोनों ही बैंक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, SBI और एक्सिस दोनों ही काउंटर्स में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। एक काउंटर जहां पर एक राहत की खबर आ रही है, टेक्निकली मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। मानस टाटा स्टील पर आज से जो हड़ताल शुरू होने वाली थी वो एक दिन के लिए और टली है, और यूके की यहां पर यूनियन ने वो जो प्रस्ताव है संशोधित प्रस्ताव टाटा स्टील का पेंशन रिफॉर्म्स के लिहाज से वो माना है। क्या एक रिलीफ देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस में? 304 पर पिछले हफ्ते की समाप्ति देखने को मिली थी। देखिए, अभी तक टेक्निकली तो कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता है चार्ट्स पे जहां पर हमें एक लॉन्ग ट्रेड बनाना हो, क्योंकि रिवर्सल साइन तो अभी ना वीकली चार्ट पे दिखते हैं ना डेली चार्ट पे दिखते हैं, और अगर वो रिवर्सल आएगा तो वो 320 के ऊपर ही आएगा। अगर 320 के ऊपर टाटा स्टील जाएगा तभी आपको लॉन्ग बनाना है, अदरवाइज वेट कर लेना बेहतर आइडिया। कि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, और अगर आप फ्राइडे सेशन में देखिए जब पॉजिटिव मार्केट था तभी भी बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। आई थिंक केवल 0.4% अप था स्टॉक। तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो अगर आपको लेना ही है तो 320 के ऊपर ले, उससे पहले तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, 320 के ऊपर निकले टाटा स्टील तो आप खरीदारी करें, ये राय आती हुई दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है वोखार्ड, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट वोखार्ड के साथ डॉक्टर रेड्डीज भी आशीष, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर US FDA की अप्रूवल मिली है वोखार्ड के एक दवा को, और डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी इसी तरह की पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? क्या आपको लगता है खरीदारी का मौका है?
अनिल जी, वोकहार्ट तो हम कुछ दिनों से प्रमोट भी कर रहे हैं। 21280 के आसपास से स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रांग बेस बनाया है और मैं समझता हूं कि एक अच्छा खासा पुल बैक इसके अंदर में देखने को मिलेगा। तो वोकहार्ट के अंदर में डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड करेंगे फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1550। डाउन साइड में मुझे लगता है 1320 का एक स्टॉप लॉस रख के वोकहार्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी के अंदर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में बना हुआ है। डेफिनेटली एक पुल बैक आ सकता है, बट कंपेरेटिवली मुझे लगता है वोकहार्ट ज्यादा बेटर लॉन्ग प्ले होगा। ओके, वोकहार्ट में ज्यादा तेजी की संभावना बन सकती है। जाहिर सी बात है कि एक हाई बीटा स्टॉक है तो वोकहार्ट में उछाल और एक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा कुछ रियलिटी स्टॉक्स पर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को लेकर इंटरेस्टिंग खबरें और उन पर कितनी तेजी बन सकती है शेयर में, ये जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मानस जायसवाल, अविनाश गोरखकर और आशीष चतुर्वेदी। अविनाश, एक स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो एक्शन में रहेगा, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में, इसलिए मैं आशीष से राय नहीं लेकर आपसे ले रहा हूं। 67 रुपए पर यहां पर प्रोमोटर समीर गहलोत 538 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। 5% इक्विटी और 5% वारंट्स लेंगे। टोटल 10% नया निवेश, यानी कि करंट प्राइस जो उससे लगभग 60% प्रीमियम पर वो शेयर खरीदने के लिए तैयार है। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आप खरीदारी की राय देंगे आई बुल रियल में? आई थिंक अनिल जी, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ये न्यूज फ्लो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि 60% प्रीमियम पे अगर प्रोमोटर खरीदता है तो ऑब्वियसली मार्केट इस बात को एक डेफिनेटली एक थम्स अप देगी। बट आई थिंक क्लियरली अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो क्लियरली अभी भी इन्वेंट्री जो रियल एस्टेट मार्केट में है वो काफी बड़ी है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में काफी बड़ी है। इनफैक्ट बॉम्बे में भी मार्केट में प्राइसेस हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री का मूवमेंट जो है वो अभी भी काफी स्लो है। इनफैक्ट मार्केट में ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री पे गवर्नमेंट शायद टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा वेट करें। मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। स्टॉक डेफिनेटली मोमेंटम में रहेगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में अभी भी ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है जिससे हम कहें कि अर्निंग्स ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री में कोई बदलाव आया। आई थिंक हालांकि इंडिया बुल्स की अगर हम डेट पोजीशन दूसरे बड़े खिलाड़ियों के कंपैरिजन में देखें, अगर डीएलएफ यूनिटेक में, तो डेफिनेटली काफी अच्छी है एंड प्राइस भी काफी कम है। तो आई वुड से दैट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स के लिए होल्ड करे। टेक्निकली कितना एक्शन ट्रेडर्स को मिल सकता है यहाँ पर मानस इस डेवलपमेंट पर? देखिए, जहां तक बात आईवी रियल एस्टेट की है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली चार्ट्स पे दिख रहे हैं और मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना ही है तो इंतजार कर लें। अगर स्टॉक 46-47 के ऊपर सस्टेन करे तब तो आपको लॉन्ग बनाने। अदरवाइज जिस तरह का ट्रेंड दिखता है, मैं तो समझता हूँ वीकनेस शायद अभी और आने वाले टाइम में बढ़ेगी और स्टॉक कहीं ना कहीं 38 और 37 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर कमजोरी बढ़ने की संभावना और ऐसे में उछाल मिले तो बिकवाली करें। वायदा कारोबार के बैन में भी इंटरेस्टिंग बात है, वायदा कारोबार के बैन में कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं एक्सपायरी के हफ्ते में। एमटेक ऑटो, ये तो काफी लंबे समय से, सेंचुरी अब शामिल हुआ, आईबुल रियल भी शामिल हो चुका है, यूनिटेक और डिश टीवी, ये 2 स्टॉक और हैं जो वायदा कारोबार के बैन में। तो कुल मिलाकर 5 स्टॉक इस वक्त ऐसे हैं जो वायदा कारोबार के बैन में चल रहे हैं। डिश टीवी में खबरें हैं, आईबुल रियल में खबरें हैं, एमटेक ऑटो में पिछले हफ्ते काफी खबरें थी नेगेटिव साइड पर और बाद में खंडन भी आते हुए दिखे। तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में। लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए लुपिन और टाटा पावर जो एडजस्टमेंट है, क्या प्राइस में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर अब भी कहीं लॉन्ग शॉट बनाने के मौके हैं? आशीष, ट्रेड कैसे करेंगे जो सेंसेक्स में बदलाव आज से हो रहे हैं? देखिए जी, जहां तक कि इंडेक्स मैनेजमेंट की बात है उस लिहाज से जो एक्शन होना था वो हो चुका है। बट अगर से एक ट्रेड की बात करें या फ्रेश हमें ट्रांजैक्शन की बात हो तो मैं समझता हूँ लुपिन एक काफी स्ट्रांग काउंटर लग रहा है। और जिस तरह से फार्मा के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली लास्ट कुछ दिनों के अंदर में, उस लिहाज से मुझे लगता है लुपिन के अंदर में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक के अंदर में 1880, 1900 तक के लेवल्स वापस से रिटेस्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। 1770 का एक स्टॉप लॉस रख के लुपिन के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। टाटा पावर को मैं समझता हूं कि अभी लॉन्ग शॉट दोनों ही नजरिए से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल मुझे लगता है अभी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है काउंटर। ओके, टाटा पावर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की जा सकती है, एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन लुपिन में पोजीशन तेजी की लीजिए। जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मैक्रो लेवल पर वो मॉनसून की है। हम पहले इंटरेस्ट रेट घटने की बात कर रहे थे अविनाश, लेकिन जिस तरह का मूव मारुति में आया है, एमएनएम में तेजी आना शुरू हुई है,
क्या अब इन काउंटर्स में फिर से खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानसून की चाल हमने देखा है अब जोर पकड़ रही है। जून के महीने में ही अब तक हमने देखा है 16% ज्यादा बारिश हुई है। कितना बड़ा ट्रिगर है ये फिर से M&M या फिर टू व्हीलर्स में तेजी करने के लिए? आई थिंक मैं समझता हूँ मानसून का ज्यादातर इफेक्ट पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर प्लेयर्स पे आएगा, और टू व्हीलर स्टॉक्स में जिस तरीके की पिटाई हमने देखी है, मैं समझता हूँ शायद बजाज ऑटो कुड बी कंसिडर्ड। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है, और आई थिंक क्लियरली अगर मानसून अच्छा आता है तो डेफिनेटली टू व्हीलर सेल्स जो फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे वो मेरे ख्याल से काफी अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट मानसून का जो प्रोग्रेस है वो उम्मीदों से काफी बेहतर है। तो आई वुड से दैट टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो और क्लियरली इवन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, क्योंकि सीवी सेल्स को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। आई थिंक मानसून से भी काफी बड़ा रूरल डिमांड पुल कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी आता है। तो आई वुड से दैट पैसेंजर कार्स में मारुति, टाटा मोटर्स और क्लियरली बजाज ऑटो टू व्हीलर्स में। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी की राय बनती हुई दिख रही। लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए भारतीय बाजारों का प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे आपको कैसी होगी बाजारों की शुरुआत। SGX निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ लेकर आएंगे प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।